नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? ठीक हो सब? आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जिसको कहते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास चैप्टर 1 है, जिसमें आपने सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है, क्लास 8 के लिए। फिर आपके विषय वस्तु में आते हैं। नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? सब ठीक हो? आज लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों का, क्योंकि इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो तीनों का एक ही कॉमन है। थोड़ा सा उसमें जहाँ अलग होगा उसको हम अलग अलग पार्ट कर देंगे और फिर क्लास 6, 7, 8 तीनों को पार्ट बाई पार्ट कर देंगे, ताकि तीनों क्लास के बच्चे इस इतिहास के पहले चैप्टर को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इतिहास कहते किसे हैं। इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। जो इतिहास लिखते हैं, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होगा? इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। तो बीती हुई घटनाओं की कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरे अर्थ में क्या कहते हैं इतिहास? अतीत। इतिहास जो है अतीत का घटनाओं का अध्ययन है। अतीत में जो भी घटनाएं, पुराने काल में जो भी घटनाएं हैं, उन सब की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। जिसे राम ने रावण को मारा, औरंगजेब मुगल काल में कब आए, ठीक है, बाबर का आक्रमण कब हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सी घटनाएं कि लाल किला कब बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, सबकी जो गंगा नदी कहाँ से, तो ये सब जो घटनाएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, जितनी सभ्यताएं हैं, आदि मानव कैसे रहता था, खाता था, पीता था, हमारे समाज में इन सभी घटनाओं के अध्ययन को कहते हैं हम लोग इतिहास। अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। यह एक ऐसी चित्रात्मक पहली है। चित्रात्मक मतलब पहले के जो है चित्र के माध्यम से, आदि मनुष्य तो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो चित्र के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे पत्थरों पर, शिलालेख जिसे कहते हैं, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, जिसमें इतिहासकार और पुरातत्वविद जो विद्य होते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक जिसे कहते हैं, पुरातत्वविद अतीत की एक संपूर्ण चित्र के रूप में जानकारी को ढूंढते हैं, मतलब क्रम बाई क्रम अतीत की घटनाओं को ढूंढते हैं। और समस्त विश्व में इतिहास के 3 खंडों में बांटा गया। इतिहास को कितने बांटा गया है? 3 खंडों में, जिसे कहते हैं 3 काल। पहला है प्रथम काल, प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, द्वितीय काल, और तीसरा आधुनिक काल, जिसे कहते हैं तृतीय काल। फिर से सुन लीजिए, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। इतिहास को जानकारी करने के लिए ये 3 खंड है। पहला है प्राचीन काल, प्रथम काल, द्वितीय काल जिसे कहते हैं मध्यकाल, तृतीय काल आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल जिसे क्लास 6 में पढ़ना है, मध्यकाल, द्वितीय काल जिसे क्लास 7 में पढ़ना है, आधुनिक काल जिसे कहते हैं तृतीय काल क्लास 8 में पढ़ना है। इसलिए हमने बोला कि तीनों चैप्टर को एक साथ लेके चलते हैं। अब जब ये प्राचीन काल का होगा तो क्लास 6 के लिए अटैच कर देंगे, मध्यकाल का होगा क्लास 7 में अटैच कर देंगे, और आधुनिक काल होगा तो क्लास 8 में अटैच कर देंगे। वहाँ से आपका सब्जेक्ट का अलग अलग हो जाएगा। तो समझ पा रहे? तो सबसे पहले चलते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत। तब तो इन तीनों काल के बारे में, क्योंकि इतिहास को जानने के स्रोत वो तीनों में कॉमन है। जो कॉमन है वो पहले बता देते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको पार्ट बाय पार्ट अलग कर देंगे। तो इतिहास को जानने के स्रोत 2 हैं, ठीक है। तो पहला है साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्य, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, पुराने जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, जीवनी ग्रंथ कहते हैं, यह गल्प साहित्य, ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनके पढ़ने के बाद हम इतिहास को जान सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ठीक है, कुरान है, बाइबिल, इन घटनाओं को भी पढ़कर, इन ग्रंथों को भी पढ़कर हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जीवनी ग्रंथ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेता बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब की जीवनी ग्रंथ से भी हम लोग इतिहास को जानकारी कर सकते हैं। उस काल में कैसे लोग रहते थे, क्या खान पान है, उनका रहन सहन, पोशाक, सब चीज़ की जानकारी हम लोग इतिहास में पढ़ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। ये है साहित्यिक स्रोत, जिसे साहित्यिक साक्ष्य भी कहते हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामियन सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, ऐसे बहुत से सभ्यताएं जहाँ पे खुदाई किया गया और तब मालूम चला कि वहाँ पे बहुत चीज मिले। जैसे अभिलेख, अभिलेख में तो शिलालेख, पत्थरों पे लिखने वाला, ताम्रपत्र, ठीक है। उसके बाद मुद्राएं, जो स्मारक भवन, मूर्तियाँ, वहाँ पे पड़े हुए चावल के दाने, कपड़े, हड्डी, ऐसे बहुत वस्तु, जानवरों के अवशेष। तो यह पुरातात्विक स्रोत, इन तत्वों के अवशेषों से हम लोग प्राप्त करते हैं कि ये किस काल में बना हुआ, कार्बन 14 पद्धति, मतलब कार्बन की मात्रा से पता करते हैं कि किस काल में बना हुआ, इसका उपयोग कैसे लोग करते थे, उनका रहन सहन, जीवन कैसा है।
तो ये साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इतिहास को जानने की 2 स्रोत है। लेकिन इसके अतिरिक्त तीसरे स्रोत को भी इसमें अटैच किया गया है, जिसे पूर्णतः मान्यता दे नहीं दिया गया है, लेकिन इसको भी पढ़ सकते हैं। वो है विदेशी यात्रा का विवरण। जिसे किसी काल में कोई राजा महाराजा के काल में विदेशी यात्रा करने के लिए लोग आते हैं, और वो अपनी यात्रा करने के बाद यहाँ की घटनाओं को बारीकी से अध्ययन करने के बाद लिखते हैं। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आया 10 से 15 दिन में रह गया, तो वो आपके घर का सदस्य जैसा हो जाता है। वो आपके घर के हर चीज़ों को जानता है, वो आपकी हर घटनाओं के बारे में जाकर पुस्तकों में लिख सकता है। लेकिन इसे पूर्णतः सटीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है राजा महाराजा के डर से उस काल में उसने राजा महाराजा की पढ़ाई के बारे में लिखा हो। जैसे मुगल काल में जितने भी आपको लेखक है, तो उन सब ने मुगल काल की बड़ाई ही लिखा है, बुराई तो किसी ने लिखा नहीं। तो इसलिए इस कारण साहित्यिक के बाद जो विदेशी यात्रा का विवरण है, ये पूर्णतः सटीक नहीं माना गया। इसमें कौन है? यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक जैसे फान और हेनसुआंग जो आपको हर्ष के साम्राज्य में और गुप्त काल के साम्राज्य में आए थे, अरबी लेखक, ऐसे 3 लेखकों का जिक्र होता है, यूनानी, चीनी और अरबी लेखक। इनके द्वारा भी इतिहास के इन घटनाओं का विवरण हम लोग जान सकते हैं। इतना क्लियर? यहाँ तक आपका कॉमन है। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, और इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। यहाँ तक आपको किसी की दिक्कत है बच्चों? नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, जो हमने इतिहास को कितने खंडों में बताया था? 3 खंडों में। तो पहला खंड जो था, जिसे कहते हैं प्राचीन काल, जो क्लास 6 में पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो कॉमन चीज़ है, वो तीनों में जा रहे हैं, बेसिक चीज़। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बाई क्लास के अनुसार अलग हो जाता है। तो प्राचीन काल में जो है, जो आदि मानव के जीवन से लेकर 8वीं शताब्दी तक जाता है। आदि मानव के जीवन से लेकर 8वीं शताब्दी तक, ईसा मसीह की जन्म के पूर्व। इसमें क्या पढ़ना है? पाषाण काल। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इन चारों में अलग अलग पढ़ना है कि किसमें आग का आविष्कार हुआ, किसमें पहिए का आविष्कार हुआ, किसमें कृषि कार्य हुआ, किसमें मानव सभ्य बनना हुआ, किसमें औजारों का, किसमें जानवरों का शिकार करना। तो ये प्राचीन काल में हम लोग पढ़ते हैं। मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का है, वैदिक सभ्यता, वेदों की सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं, कौन से वेद कब आए। इसके बाद ऋग्वेद काल, यजुर्वेद, ये सब जितने चारों वेद है उनको बारे में पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल, प्राचीन भारत, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। इतने ये कालों के बारे में प्राचीन काल में हम लोग पढ़ते हैं। आदिमानव को रहन सहन से लेकर हर्षवर्धन के काल तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो है प्राचीन काल। यहाँ तक ठीक है। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल 8वीं से 28वीं शताब्दी, हर्षवर्धन के काल के बाद, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व मध्यकालीन, एक है उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन जो है, जिसमें आपको पढ़ते हैं उत्तर भारत, दक्कन भारत, जिसे दक्षिण भारत भी कहते हैं, जिसमें राजपूत, पाल और गुर्जर, प्रतिहार ऐसे शासकों के बारे में पढ़ते हैं। दक्कन में पढ़ते हैं चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, जो मिडिल है दक्कन, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और दक्षिण भारत जिसमें पढ़ते हैं चेर, पांडे, चोल और शाही चोल। ये आपको मध्यकालीन दक्षिण भारत में आपको इन शासकों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद उत्तर मध्यकालीन में पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इनके बारे में आपको पढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल में। ठीक है, ये मध्यकाल 8वीं से 28वीं शताब्दी, इन शासकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मध्यकाल में, जो क्लास 7 में पढ़ना है। और क्लास 8 में पढ़ना है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल जिसे कहते हैं तृतीय काल, आधुनिक भारत, जो 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक जो अभी चल रहा है, 21वीं शताब्दी तक। तो इसमें क्या पढ़ना है क्लास 8 में? विदेशी कंपनियों का आगमन, कौन कौन सी विदेशी कंपनियाँ हैं, मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए, इस तरह बहुत से विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आपको दास्ता का बंधन, जिसे भारत का कैसे शोषण किया गया, कैसे भारत की दास्ता से आज़ादी दी गई। इसके बाद राष्ट्रवादी जागरण, धार्मिक और सामाजिक जो सुधार हुए वो राष्ट्रवादी जागरण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आज़ादी के बारे में, जिसमें गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं कि गांधी जी ने क्या हिंसा का मार्ग अपना कर लोगों को आज़ाद कराया। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता समय जो भी आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा कांड, ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत में जितने भी आज़ादी के लिए लोगों ने अवसर प्रयास किया, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ते हैं कि पुनः जागरण काल कैसे कहलाया है। पुनः जागरण काल होता है जो इतिहास में हमारी जानकारी लुप्त हो चुकी थी, उस जानकारी को कैसे हमने पुनः जागरण काल में प्राप्त किया। फिर धर्म सुधार आंदोलन कौन कौन से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इन धर्मों के जो आपको आंदोलन है, उन आंदोलन का प्रभाव पड़ना है।
भौगोलिक अभियानों की खोज, कौन कौन से अभियानों की खोज हुए, कौन कौन से औजार की खोज हुए, कौन कौन से यात्रा, कौन से मार्ग की खोज हुई, इनके बारे में पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ, अमेरिका में जो क्रांति हुआ, फ्रांस में जो आपको क्रांति हुआ, रूसी क्रांति। इस तरह राष्ट्रवाद का उभार, मतलब कैसे लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, देश में प्रेम और एकता की भावना जो पनपी, वो है राष्ट्रवाद की भावना। उसके बाद विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है। इन घटनाओं को जो विश्व से भारत को जोड़ते हैं, जो विश्व की घटनाओं के जानकारी के बाद भारत के अतीत के बारे में हम लोग जानते हैं, ये सभी घटनाओं को पढ़ना है आधुनिक भारत में। तो हमने क्लास 6 में बता दिया प्राचीन काल, क्लास 7 में बता दिया मध्यकाल, और आधुनिक काल क्लास 8 में बता दिया। यहाँ तक आपका कॉमन है चैप्टर हिस्ट्री का 1, तीनों में ये कॉमन पढ़ना है। अब यहाँ से पार्ट बाई पार्ट अलग करते हैं, जिसको अटैच करके सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अलग कर देंगे, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास क्लास 8 के लिए आप पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ना है इतिहास भूतकाल के घटनाओं का अति सावधानीपूर्वक लिखा हुआ महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। मतलब अतीत की घटनाओं का अभिलेख है, इतिहास कहते हैं। इति मतलब बीती, हाथ मतलब कहानी, बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं, जिसको हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। इतिहास हमें मानवीय संस्कृति सभ्यता के सतत विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। मतलब इतिहास के कारण हम मानवीय संस्कृति सभ्यता को भी जान सकते हैं। इनका सतत विकास कैसे कैसे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास हुआ। कैसे आप देखते हो पहले जो फ़ोन चलते थे वो कितने हाईवी चलते थे, उसके बाद लैंडलाइन हुआ, वॉकी टॉकी हुआ, वॉकी टॉकी से मोबाइल हुआ, मोबाइल से स्मार्टफोन हो गया। धीरे धीरे इसमें बदलाव हो गया। कंप्यूटर में भी देखते हैं कि पहले टाइपराइटर था, टाइपराइटर से डेस्कटॉप आया, डेस्कटॉप वो भी बड़े बड़े डेस्कटॉप लाने ले जाने में दिक्कत थे। फिर आपको कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर से लैपटॉप हुआ। अब ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बदलाव, ये क्रमशः आपको विकास भी देख सकते हो, सतत विकास। इसी तरह परिवहन में भी देख लो तो सबसे पहले भैंसा गाड़ी, टांगा गाड़ी, और धीरे धीरे वो जीप, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, रेलवे। इस तरह हम लोग हर क्षेत्र में विकास करें। वस्त्र में भी देख रहे थे, पहले केले के क्या पत्ते, कुछ वस्त्र नहीं पहनते, फिर केले और पत्तों के वस्त्र पहनते थे, फिर धीरे धीरे कॉटन के पहनने लगे। अब देखो हर तरह के वस्त्र चलने लगे। तो हर क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार, हर क्षेत्र में आपका सतत विकास हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, कैसे क्रमबद्ध आपका विकास होते रहेगा। अब इसमें पढ़ना है कि इसके अंदर भारतीय इतिहास में 200 से 300 वर्ष पूर्व घटी हुई घटनाओं के विषय में चर्चा की जाती है। भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो भी बदलाव, उन सभी घटनाओं को हम इतिहास में जानकारी लेते हैं। आधुनिक युग जो है, इसमें बोला कि आधुनिक परिवर्तन से आपका परिचय कराएगी जो आधुनिक युग कहते हैं। हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के विषय में पहले ही जान चुके हैं, क्लास 6 में प्राचीन और क्लास 7 में मध्यकालीन। अब क्लास 8 में आधुनिक भारत में पढ़ना है, जिसमें आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 8वीं शताब्दी से होता है। आधुनिक भारत का इतिहास होता है 8वीं शताब्दी से लेकर स्टार्ट होता है, वो तो प्राचीन का है। 19वीं से 21वीं शताब्दी तो जो होता है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। 18वीं शताब्दी जो है प्रारंभिक काल है। इसको मुख्य 1707 जो औरंगजेब की मृत्यु के हुई थी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का नेतृत्व निर्बलों का मुगल शासकों ने के हाथों में चला गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यद्यपि इन प्रांतों के बारे में भी हम लोग आधुनिक काल में ही पढ़ते हैं, 28वीं शताब्दी के अंत के बाद से। मुगल साम्राज्य के राजनीतिक अवस्था, स्वतंत्र शक्तियाँ उभर के आई। कुछ प्रमुख शक्तियाँ थी बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा साम्राज्य। ऐसे बहुत से साम्राज्य थे जो आधुनिक भारत में हम लोग 28वीं शताब्दी के अंत में उभर के आए, 19वीं शताब्दी में, जिसको हम लोग पढ़ना है। पश्चिमी विचारधारा ने भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज के अनेक राजनीतिक विषय को गंभीरता से प्रभावित किया। भारत ने ब्रिटिश भाषा, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके कारण भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में विशेष रूप से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में व्यापक परिवर्तन दिखाई दिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन है? गवर्नर जनरल है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद है भारत की प्राचीन संस्कृति और उसके मूल्य के आधुनिक पश्चात सभ्यता के संपर्क में आए, जिस कारण मस्तिष्क एवं विचारों को हमने संचेचन में दो विरोधी विचारों के मिलने के बाद नवीन मिली जुली विचार का बनना, जिसे परसेंचन कहते हैं, इसके नतीजे सामने आते हैं। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय और स्तरीय स्तर पर धार्मिक और सामाजिक सुधारों में बहुत बड़ी मतलब धर्म सुधार, बहुत से आंदोलन हुए जिसमें धार्मिक सुधार हुए और जाति समाज में सुधार हुए।
जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाल विवाह, प्रथा, बहु विवाह, ऐसे बहुत सी प्रथाओं का अंत हुआ। इसी आधुनिक काल में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ किसानों तथा जनजातियों के समुदाय में कैसे विकास हुआ, सशस्त्र संघर्ष कैसे, विरोधी आंदोलन, प्रार्थना और आवेदन पत्रों के माध्यम से संवैधानिक सुधार की मांग की गई, सरहद की वार, उग्रवादियों को क्रांतिकारी गतिविधियों के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सैन्य दल, ऐसे बहुत से आंदोलन के बारे में आधुनिक युग में हम लोग पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपने एक मंत्र सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए अटल रहना, यह है सत्याग्रह। जो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे तो उन्होंने 3 जगह बैक टू बैक आपको सत्याग्रह चलाया। गुजरात के खेड़ा गुजरात के अहमदाबाद और बिहार के पश्चिमी चंपारण 1916, 1917, 1918 में ये सत्याग्रह चलाया कि हम जिसे कहते हैं सत्याग्रह, दुर्बलों का सबल हथियार कहा जाता है सत्याग्रह। मतलब कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आप उससे लड़ नहीं सकते, तो आप सत्य के लिए आग्रह करें, सत्य को अहिंसा के मार्ग में उसका विरोध करें। ये है दुर्बलों का सबल हथियार जिसे कहते हैं सत्याग्रह। ठीक है। इसके माध्यम से भारतीय लोगों के हृदय में जो उपस्थिति स्वाधीनता के प्रति की इच्छा को एक अभूतपूर्व जन आंदोलन में परिवर्तन कर देता है। मतलब अब सबको स्वतंत्रता के अभिलाषी, सब में राष्ट्र भावना भरना था, तो सत्याग्रह ही एक ऐसा माध्यम था जिसके, क्योंकि भारतीय पास हथियार तो थे नहीं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो उन्होंने सत्य का औजार उठाया और सत्य के औजार से अहिंसा के मार्ग पर, गांधी जी के मार्ग पर चलकर आपको स्वतंत्रता प्राप्त किया। इसके बाद अंग्रेज के ब्रिटेन वापसी के लौटने के लिए विवश किया और 15 अगस्त 1927 को भारत में एक नई स्वतंत्रता की भी प्राप्त हुई। हम आधुनिक काल में इतिहास के बारे में कैसे जान पाते हैं? तो आधुनिक भारत के इतिहास को जानने से पहले प्राचीन और मध्यकालीन के इतिहास के पूर्ण निर्माण हेतु हम पुरातात्विक खोजों को और साहित्यिक खोजों को, शिलाखंडों को, अभिलेखों को, पांडुलिपियों को बारीकी से अध्ययन करते, तब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जान पाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रशासन लेखे जो कि बड़ी सख्ती से बनाए रखे थे। हमारे पास भी अनेकों महत्वपूर्ण अभिलेख मौजूद है जो राष्ट्रीय लेखागार अभिलेखागारों में, राज्य अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। इस काल में रचित प्रकाशित पुस्तकें देश विभिन्न के पुस्तकालयों में भी अभी तक भी उपलब्ध है। ठीक है। आधुनिक काल के निर्मित विभिन्न भवन, इमारतें, काल के जीवन वृत्तांत लिखित लोगों के बारे में जो लिखी पुस्तकें, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सी अन्य वस्तुएं भी है जिसे देख कर, पढ़ के, मंदिरों को जान करके, मशीनों का जिनका पहली बार उपयोग किया गया इस काल के अंतर्गत आधुनिक काल के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। वर्तमान में इसका भी देखकर हम आधुनिक काल को जान पाएंगे। ऐसे भी व्यक्ति भी जीवित ही होंगे जो उन्होंने आधुनिक काल के समय के हमारे देश के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में अपना योगदान दिया, उनके से भी संपर्क करके हम लोग आधुनिक काल के जान सकते हैं। जैसे दादा परदादा, उनसे कहानी हम लोग जो सुनते हैं, तो उस तरह भी हम लोग आधुनिक काल को जान सकते हैं। उदाहरण में अनेक स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित हैं जो हमें स्वतंत्रता की कहानी को बताते हुए कैसे आंदोलन में भाग लिए, जैसे कैसे सुभाष चंद्र बोस, चाहे भगत सिंह या महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना योगदान दिए थे, उन कहानियों को से भी हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। विद्यालय में, कार्यकालों में इतिहास के शिक्षकों द्वारा भी हम लोग आधुनिक काल के अध्ययन को जानते हैं। इसके बाद बोला है 1947 के बाद अत्यंत कठोर समय का सामना करना पड़ा भारतीय प्रजातंत्र के लिए। बहुत मुश्किलों का था क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था और सबसे बड़ी समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। तो अगला लेसन में पढ़ना है कि शरणार्थी क्या क्या समस्या थी, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी। ठीक है। अब इसमें कुछ काल दिया, आधुनिक काल के कुछ कालक्रम का विवरण, उन घटनाओं को जिससे 1707 जो औरंगजेब की मृत्यु हुई, गुरु गोविंद सिंह मृत्यु 1708 में, और नादिर शाह फारस का जो शासक था जो दिल्ली पे विजय के लिए आया था 1739 में, दिल्ली पे विजय किया। प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध 1748, प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। इसके बाद है 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, अफगान शासक और अहमद शाह अब्दाली की वीर मराठों को हराया। 1764 में बक्सर का युद्ध जो अंग्रेज और मीर कासिम को हराया। इस तरह आपको प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ। इसके बाद 1790 से 92 तक
अंग्रेज ने टीपू सुल्तान के बीच में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम संधि उसके बाद हुआ। 1799 में चौथा मैसूर का युद्ध। इसके बाद 1853, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुंबई से ठाणे के बीच पे पहले रेलगाड़ी के चलाया गया, मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में। ठीक है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया, जो मंगल पांडे ने आपको कारतूस का विरोध करके किया था, कारतूस के नहीं चलाने से। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मिंटो मॉडले सुधार 1909 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गया। 1919 में रॉलेट एक्ट, जो इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लागू किया गया, जिसे भारत में कठोर कानून कहते हैं, काला कानून कहते हैं, रॉलेट एक्ट। इसके बाद कांग्रेस का असहयोग आंदोलन 1920 में। चौरी चौरा कांड जो घटित हुआ 1922 में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें बहुत से हिंसात्मक घटनाएं घटी। एक पुलिस चौकी को बम से उड़ा दिया गया। तो ऐसी घटनाओं के बारे में हम लोग काल बाई काल पढ़ते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा स्वराज पार्टी की गठन की गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में हुआ। गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं, 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार के जितने अधिनियम हैं 1935 का ही चलते हैं, उसमें बदलाव अभी तक नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। और इसके बाद 1947 भारत को स्वतंत्रता और भारत पाकिस्तान का विभाजन। इसके बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या और 1950 में प्रजातंत्र गणराज्य की स्थापना। मतलब आपको 1707 से लेकर 1950 तक, मतलब हमने बताया 18वीं शताब्दी के अंत से, मतलब 19वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक ये सारी घटनाओं को क्रम बाई क्रम हम लोग इतिहास में आधुनिक काल में पढ़ते हैं। इसके बाद भारत की कुछ वर्षाएं दी हैं। गवर्नर जो भारत में जो पहला गवर्नर था भारत का, लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजों का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जब भारत की आज़ादी नहीं हुई थी। ठीक है, तो पहला गवर्नर हो गया लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक। और सबसे अंतिम गवर्नर हो गया अंग्रेजों की लॉर्ड वेवेल 1939 से 1927 तक अंग्रेजों का। लेकिन आज़ाद भारत के गवर्नर जो होगा लॉर्ड माउंटबेटन 1927 से 1928 तक। लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर माने जाते हैं। लॉर्ड कर्जन जो सती प्रथा का अंत करने का काम करते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत करने के लिए भी प्रयास किए। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने डाक टिकट का प्रचलन कराया और बहुत से करों पे मुक्त कराया। ठीक है, इस तरह आप इस पूरे अध्याय को पढ़ लिए। एक है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? देशभक्ति क्या है? देशभक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो दृढ़तापूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करता है, उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपने आत्म बलिदान भी देता है, वो है देशभक्ति। राष्ट्रभक्ति क्या है? देश के प्रति भावना, प्रेम और एकता को मिलाकर देश के प्रति भावना होनी है। जिस देश में रहते हैं उसका कल्याण हमारा प्रथम भावना होनी चाहिए, वो होता है राष्ट्रवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? एक ऐसी नीति जिसके तहत हम विभिन्न साधनों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करें, वो है साम्राज्यवाद, शक्ति से, प्रभाव से। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क करेंगे, कुछ क्वेश्चन है जो लिख लेंगे। इतिहास से क्या अभिप्राय है? आधुनिक काल से आप क्या समझते हैं? 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन है हम इतिहास के बारे में कैसे जान पाते हैं? 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इतिहास का काल विभाजन क्यों किया गया है या क्यों आवश्यक है? और चौथा क्वेश्चन होता, 5वां क्वेश्चन है आधुनिक भारत के इतिहास का निर्माण हेतु किस तरह की सामग्री उपलब्ध है? मतलब आधुनिक भारत के इतिहास को हम किस तरह की जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं? ये कुछ क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद प्रथम गवर्नर कौन है? ये गूगल क्लासरूम में अपना होमवर्क सबमिट कर लीजिए क्लास 8 के बच्चों। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय बच्चों।